हाँ जी, नमस्ते। अपनी पिछली क्लास में हमने कुछ ट्रांसलेशन देखे थे और 5 सेंटेंसेस मैं आपसे ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा हूँ, तो 4 तो मैं खुद ही बना देता हूँ। एक सेंटेंस आपसे कहा गया था कि ट्रांसलेट करें, तो ये सेंटेंस था, मैंने हमेशा यह माना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और चूंकि मैंने क्लास में बताया था कि ये नहीं होता, इसमें आ की मात्रा देखकर आप ये डिसीजन ना लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई घटना पास्ट की नहीं है। थोड़ा-सा ये भी देखना होता है। ऐसा नहीं आनन-फानन में आपने यही करना शुरू कर दिया कि आ, ई एक ही मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोई इवेंट पास्ट का है तो ही पास्ट में माने, वरना पास्ट में नहीं जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि आप देखना है ये कंजंक्शन कहाँ तक है। ये कंजंक्शन आ गया आपका, तो यहाँ तक के पार्ट को पहले सॉल्व करें। और यहाँ देखेंगे तो आपने देखा कि आ के बाद में है भी दे रखा है, और ये बात हमारी हो चुकी थी पिछली क्लास में। अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वो देखना, थोड़ा और समझ में आएगा। आ ई ए की मात्रा हो और है साथ में दे रखा हो, तो वो क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है। आ ई ए की मात्रा हो और लास्ट में है दे रखा हो, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज। आई के साथ क्या लगाओगे? हैव। हमेशा को बोलते हैं ऑलवेज, और ऑलवेज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है। ये एक छोटी सी बात याद रख लेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में इसका प्लेसमेंट होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाना चाह रहा, तो आप इतना से याद रख लो कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आएगा। तो आई हैव ऑलवेज, ये ऑलवेज बीच में आ गया। अब मानने को क्या कहते हैं? तो मानने के लिए हम कर देंगे बिलीव करना, है ना। बिलीव मतलब विश्वास करना। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैंने हमेशा ही ये माना है, मैंने हमेशा ही विश्वास किया, एक ही बात है। की के लिए क्या लगाते हैं? दैट। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसको बनाना है। तो इस सेंटेंस में आप अगर सीधा बनाना चाहेंगे, मेहनत को पहले लोगे, भी सब्जेक्ट लगना चाहिए ना पहले। अगर आप लीजिए पहले मेहनत, तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प, एक्चुअल में तो विकल्प की बात कर रहे हैं, और विकल्प मान लो ले लिया पहले, तो नो सब्स्टिट्यूट ऐसा कर दिया, कोई विकल्प नहीं, नो सब्स्टिट्यूट। और फिर इज लगा दिया, नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, इज के बाद में कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन जब आए, जब आपको वर्ब के बाद में कुछ लगाने के लिए ही ना हो, सेंटेंस अधूरा सा रह जाए, तो आप सहायता लीजिए देयर की। तो देयर लगाइए, देयर के बाद लगाइए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। विकल्प को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट जिस चीज का भी है, अब का के लिए वैसे तो हम लगाते हैं अव, ओ, ये बताया था मैंने। इसको पढ़ते क्या है? अव पढ़ते हैं या ओ पढ़ते हैं? अव या ओ। लेकिन यहां पे आप लगाएंगे फोर। सब्स्टिट्यूट में क्या लगता है? फोर। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फोर। और मेहनत को क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क। ये आपका आंसर आएगा। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बात क्लियर है क्या? इस तरीके से आपको ये आंसर करना था। उम्मीद है आप में से बहुतों ने सही आंसर दिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास वीक में 3 दिन चल रही है। ये सारी जानकारियां उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं। ठीक है। ये क्लास वीक में 3 दिन चल रही है, और इन 3 क्लासेस से आपका जो बेसिक है आरएएस की तैयारी का, वो क्लियर हो जाएगा। ये प्रयास यही है कि चूंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर एक बार हो जाएं, फिर अपना एक कोर्स है, उस कोर्स में आप आ जाएं। उस कोर्स को आप पढ़ें अच्छे से, सब चीज़ों को अच्छे से करें, हर एक टॉपिक के जो एक्सरसाइजेज दे रखी है वो अच्छे से सॉल्व करें, पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, तो आपके मार्क्स 60+ आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा मैं आपको, आराम से आ जाएंगे, लेकिन आपको सही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक तो सूचना ये है कि ये क्लास वीक में 3 दिन आती है। दूसरी सूचना ये है कि आपको इंग्लिश के आरएएस इंग्लिश का जो कोर्स है वो अवेलेबल करवा दिया गया है अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको दे रखा होता है। आशीष क्लासेस वैसे सर्च करिएगा, सीधा प्ले स्टोर से तब भी मिल जाएगा, वैसे लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। 25 नवंबर तक यहाँ पर एक ऑफर है, जिसमें आप 3000 रुपीज में ये कोर्स बाई कर सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये तो खैर इतनी लापरवाही तो आप नहीं करेंगे, पहले ही आप इसमें जुड़ जाएंगे। इसमें आपके सारे वीडियोज वीडियोज जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं ऑलरेडी।
एक ट्रांसलेशन का बैच अपना है जिसका आपको अलग से प्राइस देना पड़ता है, तो उसकी फीस जो है आपको नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे, वो इसी में इंक्लूडेड है। क्योंकि ट्रांसलेशन पे ही ज़्यादा मेरा एम्फेसिस रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन सीखें पहले, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि ये सब आ जाएगा तो आप लिख भी पाओगे, फिर तो कंटेंट आपके पास होगा, ट्रांसलेशन आपको आएगा तो आप लिख ही पाओगे ना कुछ ना कुछ। तो इतना मतलब आप पीछे रहेंगे नहीं फिर आरएएस इंग्लिश की तैयारी में। चलो साहब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास तक हमने डिस्कशन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलना ही एक एम्बिग्यूअस है, संदिग्ध सा शब्द है। ये बहुत सारे मीनिंग देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सेंटेंस के हिस्से हैं, और सेंटेंस के हिस्से तो चाहे वैसे बना दो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ये भी सब्जेक्ट के हिस्से हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये भी सेंटेंस के हिस्से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये भी सेंटेंस के हिस्से हैं। तो क्यों फिर बुक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से केवल हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन्हीं की चर्चा करते हैं? तो ये शब्द जो है, ये जो हम बोल रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो फ्रेज बोल रहा हूँ, ये गलत है अपने आप में। इसकी जगह बोलना चाहिए वर्ड क्लास या वर्ड कैटेगरी, कि कोई शब्द है तो वो किस कैटेगरी में उसको रखा जाए। तो हमने नाउन डिस्कस किया था। तो एक सेंटेंस मैं आपको दूं और एक बार आप थोड़ा सोचें उस विषय में कि नाउन आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, उसके बाद हम अगले वर्ड कैटेगरी में प्रवेश करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने लिखा माय टीचर्स आर फ्रॉम न्यू दिल्ली, दे लीड दे लीड अ लेविश लाइफ। ये मान लीजिए एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आपको ये देखना है कि कौन कौन से शब्द हैं जिनको आप नाउन कह सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचें, समझें, पिछली चीजों को रिकॉल करके और मार्क करें कि कौन कौन सी इसमें नाउन आपको दिख रही हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, माई टीचर्स, एक तो नाउन यहां पे है टीचर्स, दूसरा नाउन यहां पे है न्यू दिल्ली, तीसरा नाउन यहां पे है लाइफ। ये तीन नाउन्स हैं और कोई नाउन नहीं है। अब ये कैसे हैं, ये प्रश्न है। तो पहला, ये नाउन इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से शब्द थे? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी शब्द आता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जिन शब्दों को प्लुरलाइज किया जा सकता है, बहुवचन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जिन शब्दों को काउंट किया जा सकता है वो नाउन होंगे। तो टीचर्स को काउंट भी कर सकते हो, और टीचर का टीचर्स बनाया है। ठीक है। अच्छा जी, एक न्यू दिल्ली नाउन क्यों है? क्योंकि एक तो ये नाम है, नाम किसी का भी हो, चूंकि एक शहर का नाम है तो इसलिए ये नाउन है। या फिर ऐसे समझिए कि ये फ्रॉम यहाँ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन कभी अकेला नहीं आता है, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो न्यू दिल्ली क्या है? नाउन है। दो बातें। तीसरी बात देखो, लेविश लाइफ में ये लाइफ नाउन क्यों है? क्योंकि डिटरमिनर दे रखा है आपको ए, और डिटरमिनर के बाद दो शब्द हैं। मैंने कहा था पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी सेम स्टोरी अप्लाई होती है, और डिटरमिनर के बाद भी सेम स्टोरी अप्लाई होती है। डिटरमिनर और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर एक शब्द है तो वो नाउन होगा, दो शब्द है तो दूसरा नाउन होगा, और तीन है तो तीसरा नाउन होगा। तो यहाँ पे ए दे रखा है, इसके बाद कितने शब्द हैं? लेविश और लाइफ, दो शब्द हैं, तो दूसरा शब्द होगा नाउन, और लेविश यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। बात क्लियर है क्या? तो ये हमने नाउन निकालना सीखा है पिछली क्लास तक, और उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि नाउन कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन भी करिए, क्योंकि मैंने कहा था कि ये हैबिट कल्टीवेट करिए कि आप जहां कहीं भी कोई सेंटेंस देखते हैं उसको हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके देखना है। एंड व्हेनेवर यू सी एनी इंग्लिश सेंटेंस, देन ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू हिंदी एज वेल। आपको ये भी देखना है। तो माय टीचर्स आर फ्रॉम न्यू दिल्ली, मेरे टीचर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली से हैं, मेरे अध्यापक हैं वो नई दिल्ली से हैं। दे लीड का मतलब है कि वो इस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, इस प्रकार का जीवन जीते हैं। वैसे तो लीड आगे बढ़ाना होता है, लेकिन किसी भी शब्द को एक ही तरह से देखना वो गलती होती है। किसी भी लैंग्वेज के संदर्भ में कभी भी भाषा पढ़ते हो और एक शब्द को तुम जड़ पकड़ के बैठ गए कि इसका मतलब यही होगा, तो वो सबसे बड़ी गलती है अपनी। फिर हम उस शब्द का सही रूप नहीं जान पाएंगे कभी भी। तो दे लीड अ लेविश लाइफ, दे किसके लिए आ रहा है? दे आ रहा है टीचर्स के लिए। तो ये टीचर्स लोग जो है मेरे, वो लेविश लाइफ लीड करते हैं। लेविश लाइफ का मतलब है फिजूल खर्ची वाला जीवन जीते हैं। ठीक है, बहुत खर्चा करते हैं, ये मतलब है इसका। बात समझ में आ गई? अब चलिए साहब,
हमें देखना है कि प्रोनाउन की पहचान कैसे करें। दूसरा, चूंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, नाउन मैंने कहा था, कुछ मैंने हाईलाइट किए थे चीजें। एक नाउन का पता लगाना है, एक एडजेक्टिव का पता लगा लीजिए, एक एडवर्ब इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी छोटा मोटा डिस्कशन करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की पहचान कैसे करें, सर्वनाम की पहचान कैसे करें। सर्वनाम कैसे पहचाने, सर्वनाम कैसे पहचाने। तो एक तो बचपन की यादें ताजा करिए, आपने सर्वनाम के विषय में क्या पढ़ा हुआ है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, यही पढ़ा हुआ है ना। तो वही डेफिनेशन काम में लेनी है, क्योंकि जो आपने बचपन में पढ़ा है वही आधार था, वही बेस था, वही चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। बस फर्क इतना है कि उस समय भी ध्यान नहीं दिया और आज भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज में एंगेज्ड होने के कारण। बाकी चीजें वही हैं। तो सर्वनाम के लिए एक डेफिनेशन डाल लीजिए कि नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड्स को, शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। क्या बोला मैंने, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। ये इसी के बाद में मैंने क्यों लिया, आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में ये भी आपसे कहा कि आप इसी सीक्वेंस में याद रखें, यही क्रम होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए वो क्रम, इसलिए क्योंकि नाउन का पता नहीं होगा तो प्रोनाउन कैसे पहचानोगे। तो नाउन हमने पता लगा लिया, तो प्रोनाउन को पहचानना भी आसान है। तो देखो, अभी पिछला सेंटेंस आपको ले चलूं फिर से, तो यहां दे जो है वो क्या था, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था बीच में, अगर आपने ध्यान दिया हो, हर एक शब्द को बड़े बारीकी ध्यान से सुना हो, कि ये किसके स्थान पे आ रहा है, टीचर्स के स्थान पे। क्योंकि टीचर्स का नामकरण हमने कर दिया कि नाउन है, तो नाउन के स्थान पर जो शब्द आएगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बात क्लियर है क्या। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि ऋतिक इज माई ऋतिक इज माई क्रोनी, ही इज फ्रॉम मुंबई, ये लिख दिया। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें आप। इस सेंटेंस में एक तो नया शब्द मैंने काम में लिया है, जहां कहीं नया शब्द दिखे आंखों में चमक आ जानी चाहिए, आपकी उत्सुकता जगनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि एक उत्सुक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर आप एंथुजियास्टिक हैं कोई चीज को लेकर, ईगर हैं कुछ सीखने को लेकर, इंक्विजिटिव हैं, तो फिर आप सीख पाओगे। अगर एकदम डल हैं कि कोई सिखा देगा आके, तो कोई नहीं सिखा पाएगा। तो क्रोनी शब्द का मतलब समझिए। क्रोनी शब्द जो है इसका मतलब होता है फ्रेंड। क्रोनी शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। अब तो पता लग गया होगा, मित्र। ठीक है, ये फ्रेंड का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। अच्छा, पर्यायवाची या वोकैब हमारे याद नहीं होती हैं या फिर हम भूल जाते हैं, उसका एकमात्र कारण नीरसता है। क्योंकि एक उत्सुक व्यक्ति तो बहुत सारे तरीके इजाद कर लेगा उस चीज को याद करने के। बहुत सारे तरीके इन द सेंस कि आप रटकर याद कर सकते हैं, पहला और पारंपरिक तरीका। दूसरा, आप नेमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कुछ ऐसा जोड़ें उसके अंदर, कुछ ऐसी चीजें करें, उसका उच्चारण कुछ इस तरह से करें या इस चीज को कनेक्ट किस चीज से करें ताकि याद रह जाए। तीसरी चीज, वाक्य में यूज करके उसको याद कर सकते हैं आप। चौथी चीज कि उस चीज को बहुत बार लिखकर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रोजमर्रा के जीवन में उसका यूज करके याद कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तो यही है कि डेली लाइफ में उसको यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि फ्रेंड तो आपको पता है। जबकि देखिए, विडंबना इस बात की है कि क्रोनी में 5 ही लेटर हैं, CRONY, जबकि फ्रेंड में 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। जबकि हमें क्रोनी का नहीं पता, फ्रेंड का पता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आप कैसे कोई चीज को याद करें। याद करने का तरीका, फ्रेंड की जगह इसको ले लीजिए, क्रोनी को ही यूज करिए आज से। फ्रेंड तो आप यूज करते ही रहते हैं, तो जितनी बार यूज करोगे अपने आप वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो ऋतिक यहाँ पे नाम है साहब, नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है। अच्छा, माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है।
बताया था मैंने, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? तो नाउन आता है। तो क्रोनी क्या है? नाउन है। ही किसके स्थान पे आ रहा है? तो ही आ रहा है ऋतिक के स्थान पर। तो नाउन के स्थान पर जो शब्द आएगा वो क्या बताया मैंने? प्रोनाउन आएगा। ठीक है। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। और वैसे भी मुंबई तो शहर का नाम है, इसलिए नाउन है। तो देखो इतनी चीजें आपको निकालनी आ गई हैं। तो एक तो हमने बेसिक सा डेफिनेशन से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि आप प्रोनाउन को कैसे पहचान सकते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन और सुनिए प्रोनाउन के बारे में। हालांकि प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, 8-9 प्रकार इसके होते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक डेमोन्स्ट्रेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव, एक रेसिप्रोकल, एक इंडेफिनिट, एक इंट्रोगेटिव, ऐसे करके 8-9 प्रकार हैं इसके। लेकिन चूंकि हमारा इतना बड़ा विषय है नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है ये आरएएस में, तो हमें बस बारीक एक ऊपर ऊपर से एक सुपरफिशियल डिस्कशन हमें करना है इसका, कि क्या हो सकता है, कौन सा शब्द प्रोनाउन की कैटेगरी में आ सकता है। तो एक छोटी सी बात जो आपके काम आएगी जब आप नरेशन पढ़ते हैं तब भी काम आती है, वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके भाई 3 प्रकार होते हैं, और ये जरूर सुने होंगे आपने। आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि नहीं सुना, चाहे तुमने कितने भी बिल्कुल इग्नोर करके ही क्यों ना पढ़ाओ टीचर को, लेकिन तुमने जरूर सुना होगा ये बात। 3 चीजें इसमें आती हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक इसमें आता है सेकंड पर्सन, और एक इसमें आता है थर्ड पर्सन। ऐसे करके 3 होते हैं पर्सन। ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं और एक्सपेंड करूं इसको, तो ये समझिए कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा स्पीकर होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला। भाई ये क्या है? ये वो प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं जो बातचीत के लिए उपयोगी है, कॉन्वर्सेशन के लिए उपयोगी है। और बातचीत करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स, हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक, जैसे कि बोलने वाला हो, और बोलने वाला तभी बोलेगा जब सुनने वाला हो सामने, अदरवाइज तो सोलिलोक्यू की कैटेगरी में जाएगा, है ना, एकाकी हो जाएगा कि खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है। जबकि जनरली ये होता है कि कोई व्यक्ति बोले और सामने वाला उसे सुने, और जिस बारे में बोले वो टॉपिक हो। तो ये 3 चीजें, एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, सुनने वाले को इंग्लिश में कहेंगे लिसनर, और एक टॉपिक जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो टॉपिक हमेशा थर्ड पर्सन होगा, बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होगा। याद रखिए इसको। बोलने वाला हमेशा किस कैटेगरी में? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला किस कैटेगरी में? सेकंड पर्सन। और जिसके विषय में बात हो रही है वो किस कैटेगरी में? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो तो है साहब, चूंकि मैं बोल रहा हूं आई, तुम्हारे लिए तुम आई, सुनने वाला तुम सुन रहे हो मेरी बातें, तो यू। और जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। सोच कर देखो, प्रोनाउन जो है एक टॉपिक है, जो कि किसी, हम पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहे, हम किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, एनिमेट की बात नहीं कर रहे, तो हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग की या फिर किसी टॉपिक की। तो टॉपिक है तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा? इट है। ये प्रोनाउन के लिए तो इट ही लगाओगे ना, टॉपिक के लिए तो इट लगाओगे। अगर मान लो मैं किसी व्यक्ति की बात करता, तो वहां तो ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करता तो 2 विकल्प होते वहां पे, या तो पुरुष होता या महिला होती, लड़का होता या लड़की। तो महिला पर पुरुष है तो ही लगा दीजिए, महिला है तो शी लगा दीजिए। बात समझ में आई आपको? भाई बोलने वाला हमेशा आए, सुनने वाला हमेशा यू, जिसके बारे में बात कर रहे हैं टॉपिक, टॉपिक या तो इट होगा नॉन लिविंग के लिए, और अगर लिविंग हो तो ही या शी होगा। ठीक है। आई जो है इसका प्लूरल होता है भाई वी। भी मैं से बनता है हम। जब एक ग्रुप हो जिसमें तुम भी शामिल हो, तब तुम कह सकते हो हम। यू का प्लूरल भी यू ही रहता है, यू का बहुवचन भी यू रहता है। और इट, ही और शी जो है, इन तीनों का ही प्लूरल क्या बनता है? दे। चाहे आप इट का बहुवचन देख लें, चाहे ही का देख लो, चाहे शी का देख लो, ये दे बनता है। बात क्लियर है क्या? आई का प्लूरल वी बनेगा, यू का प्लूरल यू रहेगा, और ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल दे बनेगा। चाहे तुम इट का अलग से देख लो तब भी दे, ही का भी दे और शी का भी दे। मैंने ये क्यों बताया? तो आपको एक तो ये शब्द देखते ही पता लग जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात,
तुम्हें ये शब्द देखते ही ये पता लग जाएगा कि साहब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है। तुम्हें ये पता लग जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये साहब सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं होता भाई, सिंगुलर होता है, सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर। और ये क्या है, प्लूरल है। यू जो है वो दोनों होते हैं, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, सिंगुलर में, और ये किस में जाएगा, प्लूरल में। बात क्लियर है? तो इतना सा डिस्कशन मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है प्रोनाउन के विषय में, चूंकि मैंने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव पहचानना सीखिए। तो डालिए हेडिंग, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स, हिंदी में इसको लिख लीजिए, विशेषण को कैसे पहचाने, विशेषण कैसे पहचाने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मोटा मोटी डिस्कशन हमारा चल रहा है ताकि आप किसी शब्द को देखकर चौंके नहीं कि ये शब्द क्या है। और यकीन मानिए, अगर आपको पता लग जाएगा ना एक बार कि ये शब्द ये है, इस कैटेगरी में है, तो तुम गलत लिखते टाइम रुकने लग जाओगे। जो तुम आनन फानन में कुछ भी लिख देते हो, तुम्हें खुद को नहीं पता होता कि ये नाउन की आवश्यकता है, तुमने एडजेक्टिव लगा दिया, एडजेक्टिव की आवश्यकता है, तुमने एडवर्ब लगा दिया, तो वो चीजें गलती होने से तुम बचने लगोगे, तुम्हारे मार्क्स थोड़े थोड़े इंप्रूव होने लगेंगे। इसलिए ये बेसिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स में सबसे पहली बात वही, आप एक कन्वेंशनल अप्रोच से लेके चलें तो आपको बचपन की स्मृतियां फिर ताजा करनी पड़ेंगी। आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई क्या आपने डेफिनेशन पढ़ी है विशेषण की, एडजेक्टिव की। तो आपने निश्चित रूप से यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट कि एडजेक्टिव जो है, विशेषण जो है, वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो वो एक डेफिनेशन लिख देता हूं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। विशेषता का मतलब यूं समझ लो कि नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहे हैं, और भी आसान हो जाएगा। जो भी शब्द नाउन और प्रोनाउन, देखो फिर देखो सीक्वेंस की अहमियत, देखो सीक्वेंस मैंने क्यों कहा कि नाउन ही पहले नंबर पे क्यों एक्सप्लेन किया, प्रोनाउन ही दूसरे नंबर पे क्यों एक्सप्लेन किया। तो जब हमने नाउन जाना तो हमने प्रोनाउन को जाना, जब दोनों जान लिए तो एडजेक्टिव भी जान लेंगे। अगर पहले एडजेक्टिव पढ़ा दिया होता तो फिर नाउन प्रोनाउन का ही नहीं पता, एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करते, नहीं क्या? तो मैं पहले एक एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैं लिखूं, राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। राहुल एक स्मार्ट बॉय है। इस वाक्य में साहब अब करना शुरू करो, मार्क जो जो तुम्हें आता है। तो आप कहेंगे कि राहुल तो नाउन है क्योंकि नाम है व्यक्ति का, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिनर है ये, ए बताया था। आर्टिकल्स किस कैटेगरी में जाते हैं, डिटर्मिनर कैटेगरी में जाते हैं। बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल बन सकता है बॉयज, और बॉय को काउंट भी कर सकते हैं। इसको बॉय नहीं बोलते, ये नहीं होता, बो ई होता है ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रख पाओ तो ठीक है। अच्छा जी, आपने नाउन बता दिया इसको। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, नाउन के लिए आने वाला शब्द, ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट बॉय है। राहुल एक स्मार्ट लड़का है, तो इस लड़का कैसा है, स्मार्ट। इस बॉय के लिए आ रहा है तो मैंने क्या लगा दिया, इसको क्या कह दिया कि ये एडजेक्टिव है। तो नाउन या प्रोनाउन के लिए जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। एक और समझ लीजिए, मैंने लिखा ही इज हार्ड वर्किंग। अब इस वाक्य में आपको पता है कि ही क्या होता है, ही अभी देख के आए हैं हम, प्रोनाउन होता है। अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं कि ही प्रोनाउन कैसा होता है, तो थर्ड पर्सन आप कहेंगे। एक वचन है कि बहुवचन है, तो आप कहोगे कि साहब ये एक वचन है। ही जो है वो एक वचन है और थर्ड पर्सन है, ठीक है, प्रोनाउन है। अब ही के लिए क्या आ रहा है, वह हार्ड वर्किंग है, वह मेहनती है, तो वह मेहनती है, प्रोनाउन के लिए शब्द आ रहा है हार्ड वर्किंग, इसलिए ये एडजेक्टिव है।
तो भले ही तो तुम ऐसे याद कर लो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, भले ही तुम इसको ऐसे देख लो कि नाउन या प्रोनाउन के लिए जो शब्द आए वो एडजेक्टिव। ठीक है भाई। तो एक तो ये डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया। दूसरी बात हम निकाल के लाते हैं, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। सेकंड थिंग, सेकंड थिंग वैसे ही याद रखिए, वो बताया था मैंने, रिपीट करने की खैर आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए। पजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको कि पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर के बाद में अगर एक ही शब्द आए तो वो नाउन है, दो आए तो दूसरा नाउन है, तीन आए तो तीसरा नाउन है, उससे नाउन के पहले एडजेक्टिव आता। तो वही पोजीशन में समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इसके बाद में कम से कम दो शब्द हों तो साहब दूसरा ये जो शब्द होगा, मतलब जो इनके तुरंत बाद वाला शब्द होगा, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, नाउन। तीन शब्द होंगे तो साहब ये एडवर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और तीसरा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, नाउन। तो एक तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है। कुल मिला के इसको ऐसे भी समझ लो कि नाउन के पहले आने का अधिकार किसका है, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन का जिम्मा किसने ले रखा है, एडजेक्टिव ने। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। जैसे मैं कहूं ही इज एन ऑनेस्ट ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, देखो देखिए इसको, ही प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एंड डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद कितने शब्द हैं, एक और दो, तो दूसरा क्या होगा, नाउन। पहला क्या होगा इससे, एडजेक्टिव। क्लियर है क्या। ऐसे ही लिख दिया जाए, दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। अब की बार देखिए, दे क्या है, प्रोनाउन है, कैसा है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, कितने शब्द हैं, दो हैं, तो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, नाउन, और इससे पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स की विशेषता बता रहा है, यूं कह दो, या पजेसिव में दो शब्द दे रखे, दूसरा नाउन होगा, पहला एडजेक्टिव होगा। तो सब दूसरा ये तरीका है, या तो थ्रू डेफिनेशन यू कैन फाइंड आउट whether the given word is an adjective or not, otherwise through this method also you can locate an adjective, right। थर्ड में आते हैं, तीसरा तरीका बताता हूं। एडजेक्टिव पहचानने का एक तरीका ये भी है कि यदि, या फिर मैं यूं कहूं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने आपको नाउन में भी बताया था कि ये एडजेक्टिव नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। जैसे हमने कहा था कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, चूंकि हमने प्रोनाउन जान लिया तो अब हम पता लगा सकते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ठीक वैसा ही है, यहाँ पे दो चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं कि या तो वो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब। अगर एडवर्ब जान लोगे तो फिर आप निकाल पाओगे एग्जैक्टली कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ही ऐसी वर्ड कैटेगरीज हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब ही ऐसी वर्ड कैटेगरीज हैं जिनकी डिग्री ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना। एडजेक्टिव और एडवर्ब ही ऐसी वर्ड कैटेगरीज हैं जिनकी डिग्री ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, डिग्री कौन कौन सी होती हैं, याद रखिए। हो सकता है नहीं पता हो सकता है पहले पढ़ी हो अब याद नहीं हो, अब याद रख लेना। पॉजिटिव, दूसरी है साहब कंपैरेटिव, और तीसरी है सुपरलेटिव। ऐसे करके डिग्री हैं तीन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और ये जब मैं बात करता हूं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की, तो यकीन मानिए कि हम केवल दो कैटेगरीज में ही चर्चा कर सकते हैं। एक कैटेगरी जिसमें से एडजेक्टिव है, दूसरी एडवर्ब है। जब मैं आपको आगे एडवर्ब बताऊंगा कि एडवर्ब को कैसे पहचाना जाए, तो आप फिर ये बता पाओगे पक्का ही कि साहब ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ठीक है, देखिएगा, जैसे सेंटेंस लिखा कि ही इज अ टॉल स्टूडेंट।
तो जो जो आपको निकालना आ रहा है निकालिए, एक बार वीडियो को पॉज करिए, जैसा भी आप मार्क कर पाओ मार्क करिए। देखिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक ही चीज में तीन चार तरीकों से आप अप्लाई करके पता लगा पाओ। ही प्रोनाउन है, निश्चित से बात है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ए डिटर्मिनर है, इस हिसाब से भी देख सकते हो कि ये सब नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। या फिर टॉल जो है, टॉल की डिग्री बनती है टॉल, डिग्री कंपैरेटिव जो तुलना करने के लिए काम आती है टॉलर, और एक सुपरलेटिव टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ही इज अ टॉल स्टूडेंट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये डिग्री बनती है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव ही क्यों है, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, तो एडवर्ब तो नहीं हो सकता यहाँ पे। एक और सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा जैसे माई पेरेंट्स आर रिच, ठीक है, मेरे पेरेंट्स रिच हैं, अमीर हैं, रिच मतलब अमीर। अब यहाँ पे माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये पेरेंट्स के लिए एक शब्द आ रहा है रिच, रिच किसके लिए आ रहा है, अमीर कौन है, मेरे पेरेंट्स, तो नाउन के लिए जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव है, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर साहब रिच जो है इसकी डिग्री बनती है रिच, रिचर, रिचेस्ट, अमीर, उससे ज्यादा अमीर और सबसे अधिक अमीर, ऐसे डिग्री बनती है। कि आपने कहा टॉल, उससे ज्यादा टॉल, टॉल मतलब लंबा, और सबसे ज्यादा टॉल, वैसा ये अमीर, उससे अधिक अमीर, सबसे अधिक अमीर। तो पेरेंट्स के लिए रिच आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में डालिएगा, एडजेक्टिव की कैटेगरी में डालिए। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, आपने निकाल लिया क्या, एडजेक्टिव को पहचानने का तीन तरीके देख लिए, एक और तरीका देखेंगे। कुछ सफिक्सेस हैं, जैसे मैंने नाउन के अंदर बताया था आपको कि DOM, ENCE, ANCE, TION, याद है? वैसे ही कुछ सफिक्सेस हैं जो आपको एडजेक्टिव का बोध करवाएंगे, जैसे जिन वर्ड्स के एंड में FUL आए, जिन वर्ड्स के एंड में लेस आए, जिन वर्ड्स के एंड में OUS आए, जिन वर्ड्स के एंड में IVE आए, ठीक है, जिन वर्ड्स के एंड में AL आए, ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जिन भी वर्ड्स के एंड में जनरली, अब ये जनरली इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज है, कुछ नहीं पता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं मिल जाए आपको, अपवाद मिल जाएं, लेकिन सामान्यतया जब जब आप इन शब्दों से किसी चीज का एंड देखेंगे, वहां आप एक बार के लिए ये सोच सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है। जैसे ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल नहीं होता भाई, फल होता है, यूजफुल, ठीक है। अच्छा लेस, जैसे मैंने लिख दिया हार्मलेस, ठीक है, यूजलेस, OUS, जैसे मैंने लिख दिया स्पेशस, ठीक है। एक और स्पेलिंग लिख देता हूं, यहाँ पे एक बात समझने की है, चूंकि आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से एक चैप्टर आता है परीक्षा में, एक प्रश्न आता है, दो शब्द दे रखे होते हैं, उनमें से सही शब्द का चुनाव करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना होता है, वापस से लिखना होता है। तो वही एक ये कैटेगरी है जहाँ पे SPA है, SPE है, बाकी स्पेलिंग सेम है, तो यहाँ पे अंतर होगा, बताऊंगा मैं आपको। ऐसे मैंने लिख दिया प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, ठीक है। AL जैसे मैंने लिख दिया नेशनल, हालांकि नेशनल नाउन भी होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जनरली। ऐसे लिख दिया मैंने कम्युनल, तो ये सब एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, ठीक। तो इन सफिक्सेस से भी आप एक बार के लिए देख पाएंगे कि एडजेक्टिव है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक तो काम की बात, चर्चा करने योग्य ये विषय था, स्पेशस एंड स्पेशस। तो जहां ए लगता है वो तो स्पेस से बनता है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब है हैविंग स्पेस, खुला खुला, स्पेशियस रूम, जिसमें बिल्कुल खुला खुला हो, कंजस्टेड नहीं हो। और इसका मतलब होता है जाली या नकली, जाली या नकली, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे फोर्जरी। जो फर्जी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो फोर्जरी होता है। फेक, स्पूरियस, ठीक है, ये कुछ सिनोनिम्स हैं, याद कर सकते हैं आप। अच्छा जी, नेशनल के बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको कि नेशनल शब्द जो है ना वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। नेशनल, इसका मतलब राष्ट्रीय होता है अगर ये एडजेक्टिव है तो,
और अगर ये नाउन के रूप में यूज किया गया है तो इसका मतलब होता है नागरिक, सिटीजन, सिटीजन। अगर ये नाउन है तो वो आपको सेंटेंस देखकर पहचानना पड़ेगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। ये अगर एडजेक्टिव है तो ये राष्ट्रीय है, और अगर ये नागरिक है तो फिर ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, ऐसा समझिए। ठीक है साहब। तो हमने अभी तक नाउन को पहचानना सीख लिया, प्रोनाउन पहचानना सीख लिया और एडजेक्टिव पहचानना सीख लिया। अब चलिए ट्रांसलेशन की बात हम करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में जो ट्रांसलेशन देखे थे उसके अगले ट्रांसलेशन है। उसने समस्या को समझ लिया था लेकिन कुछ नहीं कहा। तो मैं यहां इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, इन ट्रांसलेशंस को बताने से पहले आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं कि चूंकि ये मैंने सेंटेंसेस जो लिए हैं वो पास्ट के लिए हैं। थोड़ा सा याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में आ ई ए की मात्रा है, केवल इतना ही है नहीं दे रखा लास्ट में। जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि अगर है भी दे रखा है साथ में तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका मतलब हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे अगर केवल आ ई ए है नहीं है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का संकेत देगा, और ऐसे कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा V2, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर नेगेटिव हो तो डिड का भी प्रयोग करें, नेगेटिव हो तो डिड का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम डू डज का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। अच्छा, अगर आ ई ए के बाद, अगर आ ई ए के बाद था, थे या थी हो, तो साहब ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, या चुका था, चुके थे, चुकी थी, उनमें हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेड के साथ पास्ट परफेक्ट होता है। अब चलिए सेंटेंस को करना शुरू करते हैं। वही तरीका है, आराम से वीडियो को पॉज करके, शांति से, सब कुछ विचार करके, सब कुछ सोच करके लिखें इनका अनुवाद, और पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद सेंटेंस का वर्ब लिखें, उसके बाद जो भी पार्ट बचे आवश्यक हो वो जोड़ दीजिए। उसने समस्या को समझ लिया था, मैंने कहा था वह और उसने इन दोनों के लिए ही या शी लग सकता है। चूंकि हमें पता नहीं है महिला है कि पुरुष है, और जब ऐसी स्थिति में आप आ जाओ कि आपको पता नहीं हो कि मेल है कि फीमेल है, तो आप मेल मानकर डील करें, तो ही लगा दीजिए। समझ लिया था, उसने समस्या को समझ लिया था। मैंने कहा आ के बाद में था, थे या थी हो तो पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म समझने की, समझना होता है अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरस्टूड। लिख लीजिएगा, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, और अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म भी क्या है, अंडरस्टूड। तो ही हैड अंडरस्टूड, ही हैड अंडरस्टूड। और क्या, अब आपको बताना है किस चीज की बात कर रहा है, वो जोड़ दो, उल्टा चलना है हमें। तो ही हैड अंडरस्टूड समस्या को, अब समस्या को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी चीज का प्लूरल बन सकता है, जैसे प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स बन सकता है, तो अकेला तो नहीं छोड़ सकते आप उसको, कि आप ऐसे बिना कोई आर्टिकल लगाए छोड़ दोगे, तो या तो ए लगाना पड़ेगा, या चूंकि ये जो व्यक्ति बोल रहा है कि समस्या को समझ लिया था, इसका मतलब इसको तो पता है समस्या कौन सी है। ठीक है, और जिसको बता रहा है उसको भी पता होगा, नेचुरल सी बात है, तो इसलिए यहां पे दे लगाइए, ही हैड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। लेकिन के लिए लगाइए बट, कुछ नहीं कहा। अब ये नेगेटिव हो गया, देखो नहीं नेगेटिव हो गया, और आ की मात्रा है, और आ ई ए की मात्रा में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म। नेगेटिव हो तो क्या लगता है सब, डिड। तो बट डिड नॉट, डिड नॉट। कहने को क्या बोलते हैं, से। डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड आता ही बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जिसमें आईएनजी लगा सको, याद रखना, ये सब बता रखा है मैंने वैसे पेड कोर्स में। बेस फॉर्म जो है वो उस रूप को बोलते हैं जिसके साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं। बट डिड नॉट से, कुछ नहीं, एनीथिंग। या तो ऐसा कर दो, एक तरीका और है, बट सैड कहा, कुछ नहीं कहा, नथिंग। नथिंग कर दोगे तो यहाँ पे सैड आ जाएगा, क्योंकि डिड नहीं लगाया मैंने। ठीक है साहब, हमने उस दिन बहुत मेहनत की थी। बहुत आसान सा वाक्य है, सही होना चाहिए, करो कोशिश। देखो ई की मात्रा है और था, थे, थी दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट है। हमने के लिए क्या लगेगा, वी। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड। और बहुत मेहनत करी थी, वी हैड मेहनत करने को वर्क हार्ड बोलते हैं, तो वर्कड वेरी हार्ड। बहुत के लिए वेरी लगा दिया। उस दिन
अगर इस दिन होता तो दिस डे लगाते, उस दिन है तो दैट डे लगा दो। तो वी हैड वर्कड वेरी हार्ड दैट डे। क्लियर? वह समय पर पहुंच गई थी फिर भी उसे इंतजार करना पड़ा। अगला सेंटेंस है, देखिएगा। वह समय पर पहुंच गई थी, तो वह के लिए शी एक काम हो गया। पहुंच गई थी, आ ई ए के बाद था, थे या थी, पास्ट परफेक्ट है, तो शी हैड रीच्ड या अराइव्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म। समय पर, ऑन टाइम। इन टाइम लगाओगे तो समय रहते हुए होता है। ऑन टाइम मतलब बिल्कुल टाइम पर। फिर भी को बोलते हैं यट। अब ये वर्ड आप नोट डाउन कर लेना कि फिर भी के लिए यट लगाते हैं। उसे इंतजार करना पड़ा। एक समय जब मैंने बताया था आपको कि करना पड़ेगा ऐसा कुछ है, तो हम लगाते थे, हमने सीखा था विल हैव टू, शैल हैव टू लगाना। याद करो उस दिन को, विल हैव टू और शैल हैव टू। और करना पड़ा, तो यहां पे आप लगाइए हैड टू। करना पड़ेगा विल हैव टू, शैल हैव टू, करना पड़ा हैड टू। तो यट उसे इंतजार करना पड़ा, ही करना पड़ा के लिए लगाओ हैड टू, और इंतजार को क्या बोलते हैं? वेट। ही हैड टू वेट। उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट। उन्होंने अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया, तो उन्होंने या वे, इसके लिए आता है दे। रद्द कर दिया, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आएगी। रद्द करने को क्या बोलते हैं? रद्द करने के लिए क्या बोलते हैं? कैंसिल करना। और अचानक होता है सडनली। अचानक क्या होता है? सडनली। सडनली जो है ना, एक ऐसा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, आगे पता लगेगा कैसे एडवर्ब है। ये मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आता है, तो दे सडनली। अब कर दिया, तो क्या रद्द करने को बोलते हैं? कैंसिल। थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी कैंसिल्ड, क्योंकि आ की मात्रा है। और कार्यक्रम, अब कार्यक्रम को बोलते हैं प्रोग्राम या इवेंट, है ना। अब ये भी निश्चित हो गया, क्योंकि कार्यक्रम, क्योंकि कोई बता रहा है, जो बता रहा है उसको पता ही हो कौन सा कार्यक्रम उसको बता रहा होगा, उसको भी पता होगा, दोनों को पता हो, जब स्पीकर लिसनर को, वक्ता को और श्रोता को, तो आप लगाओगे द। तो दे हैड कैंसिल्ड द इवेंट। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा की तरह आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका, और बिना किसी टूल की सहायता के, कोई ट्रांसलेशन टूल यूज नहीं करना है, ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है साहब? तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।